हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम मोस्ट अवेटेड चैप्टर बाय द स्टूडेंट्स रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज एम्प्लॉई कॉस्ट, दैट इज लेबर कॉस्ट। टॉपिक तो इजी है बट स्टूडेंट की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, सर एम्प्लॉई कॉस्ट दैट इज लेबर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो चैप्टर रिवाइज कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा जो एम्प्लॉई कॉस्ट का चैप्टर है, लेबर कॉस्ट का जो चैप्टर है वो रिवाइज करने वाले हैं। अप्रोक्स टारगेट अपना 1.5 से 2 घंटे में रहेगा कि 1.5 से 2 घंटे में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 7 to 8 मार्क्स देकर जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम से पहले हम आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की। जैसे इस बार हम आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम आपके लिए हर बार एग्जाम से पहले ये रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर अपडेशन, नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। और अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट चाहिए जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं, अगर आपको ये पीडीएफ नोट चाहिए तो एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट मैसेज कर दीजिए कि सर हमें एम्प्लॉई कॉस्ट चैप्टर का रिवीजन पीडीएफ चाहिए। मैसेज करते वक्त बस आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि सर उसमें रिवीजन पीडीएफ जरूर लिखें। कई बार बच्चे क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का पीडीएफ दे दीजिए ऐसे लिख देते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पीडीएफ से हमें नहीं बात समझ में आती कि आप क्या डिमांड करना चाह रहे हो। तो रिवीजन पीडीएफ जरूर बोलिए। दूसरा, ऐसे मत बोलिए कॉस्टिंग के नोट दे दीजिए, नहीं, कॉस्टिंग का मत बोलिए। एम्प्लॉई कॉस्ट का चैप्टर अगर आप रिवाइज कर रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इस चैप्टर का स्पेसिफिक नाम वहां पे मेंशन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉई कॉस्ट, ताकि आप लेकर आ सके एक्स्ट्रा 7 to 8 मार्क्स इस टॉपिक को कवर करके। देखो हमारे रिवीजन का स्पेसिफिकेशन यही है कि हम हर चैप्टर का जब भी आपको रिवीजन करवाते हैं तो हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ में हर एक कॉन्सेप्ट पे हम आपके साथ कम से कम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है वो भी अंडरस्टैंड कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉई कॉस्ट का टॉपिक, ऑल्सो नॉन एज लेबर कॉस्ट। तो सर सबसे पहले तो इश्यू यही आता है, ये जो एम्प्लॉई कॉस्ट है, ये जो लेबर कॉस्ट है, ये होता क्या है। सिंपल अगर मैं कहूं, मैं हूं एम्प्लॉयर, आप हो एम्प्लॉई, तो मैं एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉई के लिए क्या क्या खर्चे बियर करता हूं, दिस ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड इन एम्प्लॉई कॉस्ट। मतलब एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयर क्या क्या खर्चे करता है, दिस इज कवर्ड इन एम्प्लॉई कॉस्ट। तो इट इंडिकेट्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉई वेदर इन कैश और इन काइंड। भले वो कैश में हो भले इन काइंड हो। इसमें नॉर्मली आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, सर इसमें बेसिक सैलरी, इसमें वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर्स, बेसिक सैलरी बोल दो चाहे डायरेक्ट वर्कर्स की वेजेस बोल दो, एक ही बात है। इसके अलावा डीएनएस अलावेंस इसमें कवर्ड होता है, इसमें बोनस भी कवर्ड है, ओवर टाइम भी कवर है। अब कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर का, एक एम्प्लॉई का। सर एम्प्लॉई अपनी जेब से भरेगा, यहां पे हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो एम्प्लॉयर का पार्ट होगा वो आएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई। इसके अलावा कोई भी अदर फैसिलिटीज, कोई भी एमिनिटीज प्रोवाइड की गई है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर खर्चे इनकर कर रहा है, दिस ऑल आर कवर्ड इन एम्प्लॉई कॉस्ट। दिस ऑल आर कवर्ड इन एम्प्लॉई कॉस्ट। ये जो कुछ आइटम्स है, द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉई कॉस्ट। जब आप एम्प्लॉई कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हो तो ये खर्चे कंसिडर नहीं किए जाते। लाइक अगर आप कोई भी रेम्युनरेशन पेड कर रहे हो वर्कर को, रेम्युनरेशन पेड कर रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए कोई भी रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है तो सर यहां पे एम्प्लॉई कॉस्ट में कवर नहीं होता। इसके अलावा आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो भी एम्प्लॉई कॉस्ट में कवर नहीं होती। इसके अलावा कोई भी अब नॉर्मल पेमेंट अगर आप करते हो एम्प्लॉई को, वो भी यहां पे कवर नहीं होती। इसके अलावा कोई भी पेनल्टीज, कोई भी डैमेजेस पेड टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज गवर्नमेंट लाइक,
और थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल लेट पेमेंट फी टू पीएफ अथॉरिटीज। सर प्रोविडेंट फंड में पैसा टाइमली डिपॉजिट नहीं करवाया, उसकी वजह से आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ रही है, लेट फी पे करनी पड़ रही है, तो वो भी यहां पे इंप्लॉय कॉस्ट में कवर नहीं होता। तो इंप्लॉय कॉस्ट में क्या क्या कवर्ड नहीं है? सर रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आइडल टाइम कॉस्ट, कोई भी अबनॉर्मल पेमेंट या फिर कोई भी पेनल्टीज या डैमेजेस। जो इंप्लॉय कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम यहां पे एक स्टेटमेंट बनाया करते हैं जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में पेरोल शीट बोला जाता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप स्टेटमेंट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट, अगर आपको इंप्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट नॉन एज पेरोल शीट या फिर ऑल्सो नॉन एज अ स्टेटमेंट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट। टेक्निकल लैंग्वेज पेरोल शीट है जो कि ऑफिसेज में यूज किया जाता है, नॉर्मली हम इसको स्टेटमेंट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट बोल देते हैं। सर ये स्टेटमेंट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट बनता क्या है, कैसे है, किस तरीके से ये शो होता है? तो पेरोल शीट या स्टेटमेंट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है जो कि हम दो कॉलम में शो कर सकते हैं, वन इज पर्टिकुलर्स एंड अनदर वन इज अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट की फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हो, जिसमें आप बेसिक सैलरी ले लो, डीएनएस अलाउंसेस ले लो, बोनस ले लो, ओवर टाइम ले लो, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है वो ले लो, एम्प्लॉय का नहीं आएगा, ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई जो है वो ले लो, एम्प्लॉय का ईएसआई नहीं आएगा, ध्यान रखना है। कोई लीव सैलरी पे कर रहे हो, कोई भी अदर अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर है, आप कंसीडर कर लेना। जब आप इन सबको ऐड करोगे आपको आपकी टोटल इंप्लॉय कॉस्ट पता चल जाएगी, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए क्या खर्चे किए वो आपको टोटल पता चल गया। और इस टोटल इंप्लॉय कॉस्ट को जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ पीरियड से, नंबर ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ डेज से हो सकता है। सर डेज से डिवाइड करूंगा कॉस्ट पर डे आ जाएगा, वीक से डिवाइड करूंगा कॉस्ट पर वीक आ जाएगा, और नॉर्मली हमें जरूरत पड़ती है कॉस्ट पर आवर की, तो आवर से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट पर आवर पता चल जाएगा। तो दैट इज नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीरियड मतलब पर वीक, पर डे, पर आवर, इस तरीके से। 99% क्वेश्चन में आवरली बेसिस चलता है तो आपको आपका कॉस्ट पर आवर पता चल जाएगा। सर इसके बाद एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको इंप्लॉय कॉस्ट की कैलकुलेशन पे, ताकि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, कैसे शो करना है स्टेटमेंट में, किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको आइडिया लग जाए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल का मतलब क्वेश्चन ही होता है, बस नंबरिंग नहीं देना चाह रहा था मैं 1 2 3, इस वजह से एग्जांपल की फॉर्म में आपके सामने ये क्वेश्चंस रखे गए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द एम्प्लॉय कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। एक मैन जो 8 घंटे एक दिन में काम करता है उसकी कॉस्ट निकाल के बताओ। इसका मतलब एक इंसान की, एक एम्प्लॉय की एक दिन की कॉस्ट बतानी है। बेसिक सैलरी 2 रुपए पर डे है, डीएनएस अलाउंसेस पूरे महीने का 150 रुपए है, लीव सैलरी आपको 10% पे करना है, किसका, बेसिक सैलरी एंड डीए, इन दोनों का जो टोटल आएगा उसका 10%। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ की तरफ वो आपने रखना है 8%, किसका 8%? सर ऑफ बेसिक सैलरी ये आ जाएगा, प्लस डीए ये भी आ जाएगा, प्लस लीव सैलरी, मतलब जो 3 अमाउंट ऊपर है इन तीनों के टोटल का 8%। सिमिलरली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई रखना है 2.5%, किसका? सर अगेन वही बेसिक प्लस डीए प्लस लीव सैलरी, मतलब जो 3 अमाउंट ऊपर आई थी उसका 2.5%। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन अमेनिटीज टू लेबर, लेबर को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई जिसपे खर्च होगा 20 रुपए पर हेड पर मंथ। पर हेड मतलब एक मैन पे, एक इंप्लॉय पे एक महीने में 20 रुपए का खर्च होता है। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है वो 25 डेज है 8 आवर्स के। तो सर सिंपल कैलकुलेशन, 2 रुपए पर डे है, 25 दिन है तो 50 रुपए आपकी बेसिक सैलरी आ गई। डीएनएस अलाउंसेस तो पूरे महीने का 150 रुपए लिखा हुआ था, एज इट इज लिख दिया, दोनों को ऐड करके 200 रुपए टोटल आ गया। क्यों ऐड किया? क्योंकि नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है लीव सैलरी की वो दोनों के एडिशन पे होनी थी, तो 200 का 10% 20 रुपए आपका लीव सैलरी आ गई। इसका भी टोटल कर दिया 220। क्यों कर दिया? क्योंकि नेक्स्ट जो दो कैलकुलेशन है वो इन तीनों फिगर के टोटल पे होनी है। तो 220 का 8% आप लिख दो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, और 220 का ही 2.5% लिख दो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई। इसके अलावा एमेनिटीज है 20 रुपए की। बस सर कहानी खत्म है। इसका एडिशन करोगे 263.1 आपका टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई 25 दिन के लिए। तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज 25 से, आपको आपकी कॉस्ट पर मैन डे पता चल गई। एक एम्प्लॉय की एक दिन की कॉस्ट जो आ रही है एम्प्लॉयर को, दैट इज 10.5
4। तो सिंपल एप्लीकेशन है स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट का। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पर मंथ है क्या पर डे है उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करके देनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करके देनी है। सर ये तो बात थी एम्प्लॉय कॉस्ट की। ध्यान देना दो वर्ड है, एक है एम्प्लॉय कॉस्ट और एक है एम्प्लॉय अर्निंग्स। सर दोनों अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि मेरी जेब से जितना पैसा जाए वो एम्प्लॉय की जेब में पहुंचे, क्योंकि मेरी जेब से जो पैसा जाएगा वो मेरे लिए कॉस्ट है, लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एम्प्लॉय अर्निंग क्या है? सर एम्प्लॉय अर्निंग का मतलब है दिस इज द अर्निंग रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सर मेरी जेब से जो पैसा जाए जरूरी नहीं है वो सारा का सारा पैसा एम्प्लॉय की जेब में पहुंचे, क्योंकि मैं जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ डाला करता हूं सर वो एम्प्लॉय की जेब में नहीं जाता, वो पीएफ अकाउंट में चला जाता है। इवन जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हुआ करते हैं, ईएसआई हुआ करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता कि मैं एम्प्लॉय को उसकी सैलरी दे दूं और वो अपनी जेब से जाके पीएफ और ईएसआई में पैसा जमा कराता है। नहीं, आप सब इनकम टैक्स पढ़ते हो, आप सबको पता होगा सर डिडक्शन होता है। होता क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी में से ही पीएफ और ईएसआई का जो पार्ट होता है वो एम्प्लॉय डिडक्ट कर लेता है और पीएफ और ईएसआई अकाउंट में जमा करा देता है। तो कहीं ना कहीं जितना मेरा खर्चा है वो एम्प्लॉय की जेब में नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय अर्निंग वेरी कर जाती है। तो सर एम्प्लॉय अर्निंग में क्या क्या कवर्ड हो सकता है? तो स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग हम बना लेते हैं एम्प्लॉय की अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए। वही दो कॉलम में पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय अर्निंग में कॉमन क्या है? सर बेसिक सैलरी इसमें भी आती है, डीएनएस अलाउंस इसमें भी आता है, बोनस इसमें भी आएगा, ओवरटाइम इसमें भी आएगा, लीव सैलरी इसमें भी आएगी। आप ध्यान दोगे तो केवल और केवल कंट्रीब्यूशन हटा दिए, जो एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन थे वो तो हटा दिए, लेकिन अभी भी जो सैलरी आई बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस ओवरटाइम प्लस लीव सैलरी करके, सर इसको भी ग्रोथ बोला जाता है। क्योंकि मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं होता कि मैं एम्प्लॉय को सैलरी दूं और वो अपनी जेब से पैसा निकाल के जमा करा के आएगा पीएफ और ईएसआई अकाउंट में। सर आंसर इज नो। उसकी सैलरी में से ही एम्प्लॉय का जो पार्ट है वो डिडक्ट कर लिया जाता है और डिडक्शन के बाद जो पैसा बच गया वो एम्प्लॉय के हाथ में थमा दिया जाता है। तो सर इसमें से जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, इसमें से जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई है वो आपको यहां पे माइनस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप यहां पे नेट एम्प्लॉय अर्निंग कैलकुलेट कर पाओगे। तो मेजर डिफरेंस यही है। तो इसका मतलब सिंपल ये है सर, एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई माइनस करने हैं और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और पीएफ ईएसआई का एम्प्लॉय अर्निंग कैलकुलेट करते वक्त कोई रेलेवेंसी नहीं है, कहीं पे भी कंसीडर नहीं करना। इस पे भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको एप्लीकेशन पता चल जाए कि सर किस तरीके का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और हमें कैसे सॉल्व करना है। एक एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ। दो वर्कर ए और बी एक महीने के लिए आपको अर्निंग कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, बेसिक वेजेस है 100 और 160, ओके है। डीएनएल अलाउंस आपको 50% लेना है तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, 160 का 50% 80 हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस 8% रखना है तो 100 का 8%, 8 रुपए, 160 का 8%, सर इट विल बी 12.8 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप ग्रॉस अर्निंग वो एम्प्लॉय की अर्निंग कैलकुलेट करने जा रहे हो तो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई भी आपको बेसिक वेजेस पे 2% लेना है तो 100 का 2% 2, 160 का 2% 3.2 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप अर्निंग कैलकुलेट करने जा रहे हो तो। मिस्टर ए ने 10 घंटे का ओवरटाइम भी किया यहां पे। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। सर नॉर्मल वर्किंग आवर तो 200 है और 10 घंटे का ओवरटाइम है, केवल मिस्टर ए ने किया है, बी ने नहीं किया। और ओवरटाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। और सर ओवर टाइम में आपको डबल मिलेगा। कौन सा डबल मिलेगा, किसका डबल मिलेगा? तो बेसिक और डीए का डबल मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड इज एट इक्वल रेट्स विद द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन।
कहते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई भी सेम रेट लेने हैं जो ऊपर आपको एम्प्लॉय के बताए गए। मुझे तो अर्निंग कैलकुलेट करनी है सर, और अगर अर्निंग कैलकुलेट करनी है तो मुझे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, आप स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग बनाओ। 100 और 160 सबसे पहले आपने बेसिक वेजेस कॉपी कर लिया, देन 50-50% डीए है तो 50 और 80 इनका डी आ जाएगा, दोनों का टोटल कर दिया 150 और 240 आ गया। क्यों टोटल कर दिया? क्योंकि सर मैं ओवरटाइम निकालना चाह रहा था मिस्टर ए के लिए। क्वेश्चन ने कहा था डबल मिलेगा, किसका डबल मिलेगा? नॉर्मल वेजेस और डीए का। सर ए की टोटल वेजेस आ गई 150 रुपए, लेकिन ये 150 रुपए कोई एक घंटे की नहीं है सर, नॉर्मल वर्किंग आवर 200 घंटे है। इसका मतलब ये 150 रुपए की वेजेस है 200 घंटे की, तो 10 घंटे की नॉर्मल वेजेस कितनी होगी? तो सर 150 रुपए अगर 200 घंटे की वेजेस है तो 10 घंटे की नॉर्मल वेजेस तो ये हो गई 150 अपॉन में 200 इंटू 10। लेकिन आपको ओवर टाइम में नॉर्मल नहीं, आपको डबल मिलेगा, तो इसका डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 15 रुपए आ जाएगा। ये ग्रॉस इंप्लॉय अर्निंग आ गई। अब इसमें से कर दो डिडक्शंस। क्या डिडक्शन कर दू सर? डिडक्शन कर दो इंप्लॉय का पार्ट। 100 का 8% 8 रुपए और 160 का 8% 12.8 इन द नेम ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। सर पीएफ के नाम पे 8 रुपए और 12.8 माइनस कर दो, और ईएसआई के नाम पे 100 का 2% 2 रुपए और 160 का 2% 3.2 माइनस कर दो। आपको ए और बी की अर्निंग पता चल जाएगी। सिंपल है, बस पॉइंट कौन सा ध्यान रखना है सर, इंप्लॉई अर्निंग निकालते वक्त इंप्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का तो कुछ नहीं करना और इंप्लॉई के कंट्रीब्यूशन को लेस कर देना, बस इतनी सी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इंप्लॉई कॉस्ट इंप्लॉई अर्निंग को ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए। एक और एग्जांपल देखो, और एक छोटा सा नया पॉइंट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट भी देख लेंगे इसके अंदर। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ 2 वर्कर्स आर एंड एस फॉर ए मंथ। सर 2 वर्कर है आर और एस, बेसिक वेजेस है इनकी 15,000 और 30,000, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डीएनएस अलाउंस 50% रखना है तो 7,500 और 15,000 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बेसिक वेजेस पे 7% और 7.5%, 15,000 का 7%, 30,000 का 7.5%। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 2%, 15,000 का 2%, 30,000 का 2%। आर ने ओवरटाइम किया 20 घंटे का। नॉर्मल वर्किंग आवर्स तो 200 घंटे ही है यहां पे भी, और ओवरटाइम में सेम आपको यहां पे ओवरटाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। सर सेम लैंग्वेज चल रही है जो पिछले क्वेश्चन की चल रही थी, केवल फिगर्स में चेंज किया गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट विद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है सर, बस यहां पे करना क्या है ध्यान रखना, आगे कुछ एडिशनल डेटा है। कहते हैं बोथ वर्कर्स आर और एस वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब ए बी एंड सी। ये जो 2 वर्कर है आर और एस 3 जॉब पे काम करते हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी पे, इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। सर जो मिस्टर आर है वो जॉब ए में अपना 75% टाइम अलॉट कर रहे हैं, बी में 10% और सी में 15%। सिमिलरली जो मिस्टर एस है वो जॉब ए में 40%, बी में 20% और सी में 40% टाइम अलॉटमेंट कर रहे हैं। कहते हैं ओवर टाइम जो हुआ है, ध्यान देना, ओवर टाइम केवल और केवल जॉब ए पर हुआ है। मतलब मिस्टर आर ने ये जो 20 घंटे ओवर टाइम के दिए हैं ये केवल और केवल जॉब ए में हुआ है। इसका मतलब ओवर टाइम का खर्चा केवल और केवल जॉब ए में जाना चाहिए, बी और सी में गलती से ना चला जाए। और क्वेश्चन की डिमांड भी क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा के बोला, ध्यान देना। क्वेश्चन ने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर ऑफ आर एंड एस। ऑर्डिनरी वेज रेट ध्यान रखना, ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब होता है नॉर्मल, जिसके अंदर ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने बोला होता नॉर्मली कि भाई कैलकुलेट टोटल वेजेस रेट पर आवर या कैलकुलेट वेजेस रेट पर आवर, तो हमें ओवर टाइम लेना है। लेकिन ऑर्डिनरी वर्ड इंडिकेट करता है केवल और केवल नॉर्मल वेजेस का रेट जिसमें ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर, ओवर टाइम कंसीडर फिलहाल नहीं करते। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस। 2 वर्कर है तो 3 कॉलम लिए मैंने, पर्टिकुलर आर और एस। सर सबसे पहले बेसिक वेजेस लिख दी 15,000 और 30,000। डीएनएस अलाउंस 50-50% था तो 15,000 का 50% 7,500, 30,000 का 50% 15,000।
सर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ था, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ था, जिसका अगर मैं बात करूं तो मैं ऑर्डिनरी वेजेस यहां पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डाल दो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 15,000 का 7% और यहां पे ये 30,000 का 7.5% है। और सिमिलरली ईएसआई 2% है, तो 15,000 का 2% और 30,000 का 2% 600। ओवर टाइम नहीं लेना क्योंकि ऑर्डिनरी वेजेस रेट निकालना है। तो यहां पे टोटल कर दिया इसका 23,850 और 47,850 और डिवाइड कर दिया इसको पर आवर निकालने के लिए 200 घंटे नॉर्मल से। तो सर आपको ऑर्डिनरी वेजेस का रेट पता चल गया, दैट इज 119.25 और 239.25 और नोट लिख दिया है मैंने स्पेसिफिकली। क्वेश्चन ने ऑर्डिनरी वेजेस पूछा था और ऑर्डिनरी वेजेस में कभी भी ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होता। सर ध्यान रखना वेजेस कॉस्ट पूछी थी, अर्निंग नहीं पूछी थी। जब तक स्पेसिफिकली अर्निंग की बात नहीं करेगा अर्निंग पे दिमाग मत लगाना। सर क्वेश्चन ने केवल और केवल वेजेस की रेट पूछा था, तो वेजेस के रेट के अंदर मैं एम्प्लॉय कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करता हूं। ओवर टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑर्डिनरी वेजेस रेट निकालना था। दूसरा यहां पे क्वेश्चन आपसे यह जानना चाहता है कि इन दो पर्सन ने, दो वर्कर ने 3 जॉब पे काम किया, तो एलोकेट द वर्कर कॉस्ट, जो वर्कर की कॉस्ट है उसको इन 3 जॉब में बांट दो। सर ठीक है बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखो एक स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बनाना है। 3 जॉब है तो कॉलम 4 लो, पर्टिकुलर्स 3 जॉब के नाम एबीसी। मिस्टर आर जो है इनकी आपने ऑर्डिनरी वेजेस निकाल के बैठे हो, वो है 23,850 रुपए की। तो सर 23,850 जो है इसका 75% ए में बांट दो, 10% बी में बांट दो और 15% सी में बांट दो, सिंपल। लेकिन सर ये ऑर्डिनरी वेजेस थी जिसमें मिस्टर आर ने जो ओवर टाइम किया था 20 आवर्स का, वो कवर नहीं था। और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला था कि ये ओवर टाइम केवल और केवल जॉब ए पे हुआ है। तो एक काम करो, ओवर टाइम की कॉस्ट जॉब ए में बांट दो। जो मिस्टर आर है उनका नॉर्मल वेजेस और डीए कितना है? सर उनका नॉर्मल वेजेस और डीए की बात करें तो 15 और 7 22,500 है। तो 22,500 तो 200 घंटों के लिए, 22,500 तो 200 घंटों के लिए है। तो सर 20 घंटे के लिए कैलकुलेशन करूं तो ये नॉर्मल वेजेस आएगी, लेकिन ओवर टाइम में डबल मिलेगा, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। और केवल जॉब ए के लिए है तो केवल जॉब ए में ये 4500 रुपए ओवर टाइम आ गया। एस में तो हेडेक है ही नहीं क्योंकि एस का तो कोई ओवर टाइम है नहीं। सिर्फ 47,850 एस की कॉस्ट है और 40-20-40 बांट दो, 40-20-40 बांट दो, सिंपल। बस एडिशन करोगे आपको जॉब ए, जॉब बी और जॉब सी की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार 5 नंबर के लिए, कई बार 7 नंबर के लिए, कई बार 8 नंबर के लिए, कई बार 10 नंबर के लिए भी हो सकता है। लेकिन 10 नंबर कम मान के चलो, मैं कहूंगा 7 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को, या 5 नंबर के लिए आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ओवर टाइम का। देखो ओवर टाइम हम सबको पता है क्या होता है। सर नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसके बियॉन्ड अगर कोई वर्कर काम करे तो उसको ओवर टाइम बोला जाता है। तो ओवर टाइम क्या है? वर्किंग गेटिंग एक्सटेंडेड बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नॉन एज ओवर टाइम। अगर आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड वर्किंग करते हो तो ओवर टाइम कहलाता है। सच पेमेंट्स आर मेड यूजुअली एट ए हायर रेट। अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो आपका ऑफिस का टाइम है 10 to 6 का और आपको उसके लिए से एग्जांपल 500 रुपए पर डे मिल रहे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसके बाद भी काम करोगे तो उसी रेट पे काम कर दोगे। आंसर इज नो, उसमें आपको हायर रेट मिलते हैं। तो ओवर टाइम में हमेशा हायर रेट मिलते हैं, नॉर्मली डबल रेट, बट ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में, 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना कुछ भी हो सकता है। ओवर टाइम पेमेंट जो होते हैं उसमें नॉर्मल रेट तो होता है, ये मान लो आपको 50 रुपए पर आवर मिल रहा है तो वो 50 रुपए पर आवर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 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 जो एडिशनल आपको मिलेगा वो ओवर टाइम प्रीमियम कहलाएगा। जैसे मान लो नॉर्मली तो आपको 50 रुपए पर आवर मिल रहा है, लेकिन ओवर टाइम में आपको 75 पर आवर मिल रहा है, तो 50 रुपए नॉर्मल तो मिल ही रहा है, 25 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज नॉन एज ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम। अब बात यह है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो ओवर टाइम में पेमेंट किए जाते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम की बात करें
तो ओवर टाइम के पीछे रीजन क्या है उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो इफ ओवर टाइम इज वर्कड ऑन स्पेसिफिक जॉब्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, एक कस्टमर आता है भागा भागा आपके पास कि मुझे तो जल्दी से माल चाहिए, एक दिन में ही मुझे 500 यूनिट चाहिए, और मैं कहता हूं नहीं भाई नहीं मिल सकता। वो कहता है भले ओवर टाइम ले लो मुझसे, मुझे एक दिन में माल चाहिए, मैं ओवर टाइम पे करने को तैयार हूं। तो अगर आप किसी कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे उसके लिए स्पेसिफिकली ओवर टाइम कर रहे हो तो कॉस्ट इज बुक्ड एज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑन दैट जॉब। तो जब आप उस जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के नाम से वो ओवर टाइम की कॉस्ट भी डाल दो। अगर इफ इट इज डन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू लेबर शॉर्टेज द वेजेस रेट शुड बी इन्फ्लेटेड एज फॉलोज। अगर आप कहते हो लेबर की शॉर्टेज है, आप मान लो कहते हो भाई मेरे पास तो 100 वर्कर है लेकिन काम इतना है कि 150 वर्कर करे, तो फिर उस सिचुएशन में जो 100 वर्कर आपके पास है उन्हीं से आप क्या करते हो ओवर टाइम करवा रहे हो रेगुलर बेसिस पे। मतलब रेगुलर 10 से 6 बजे का आपने टाइम फिक्स कर दिया, अब बोला 2 घंटे डेली बेसिस पे ओवर टाइम होगा, तो इसका मतलब आपने रेगुलरली ओवर टाइम करवाया है। तो उस सिचुएशन में जब आप वेजेस का रेट कैलकुलेट करते हो तो हम क्या करते हैं, टोटल वेजेस लेते वक्त उसमें ओवर टाइम की कॉस्ट भी ले लेते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, और डिवाइड करते वक्त टोटल आवर्स से डिवाइड कर दिया जाता है इंक्लूडिंग ओवर टाइम। इससे क्या होगा, आपका जो रेट होगा, नॉर्मल रेट अगर 50 रुपए है तो ये जो रेट निकल के आएगा ये बढ़ के आएगा, रीजन बीइंग ओवर टाइम प्रीमियम की वजह से। और ये जो रेट है ये आप एज ए लेबर कॉस्ट अपनी कॉस्ट शीट में बुक कर सकते हो। तीसरा रीजन हो सकता है अगर ओवर टाइम अब नॉर्मल रीजंस की वजह से है, तो फिर अब नॉर्मल की वजह से तो कोई भी नुकसान होता है, कोई भी कॉस्ट आती है तो वो कॉस्टिंग पीएल में जाती है हमेशा, देन ओवर टाइम कॉस्ट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर रीजन पे डिपेंड करेगा कि ओवर टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली ओवर टाइम कॉस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओवर टाइम कराने के कुछ नुकसान भी है, इससे क्या होता है आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, लेबर, एक ही लेबर जब 8 घंटे से ज्यादा काम करेगा सर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लाइटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वर्कर, वर्कर की हेल्थ पे इंपैक्ट आता है, और वेजेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सर इसके कुछ नुकसान है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं ओवर टाइम पे किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेजेस रेट इज ₹10 पर आवर। सर बेसिक रेट जो है वो 10 रुपए पर आवर है, नॉर्मल रेट, एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। ओवर टाइम करोगे तो ये मिलेगा, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेजेस रेट। अगर आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स से पहले या उसके बाद में काम करोगे तो आपको 175% ऑफ बेसिक वेजेस मिलेगा। मतलब अगर यहां पे 10 मिल रहा है तो यहां पे 17.5 पर आवर मिलेगा। लेकिन अगर आप संडे या हॉलीडे को काम करोगे तो फिर 225% ऑफ बेसिक वेजेस रेट मिलेगा। मतलब 10 का 225% 22.5 रुपी पर आवर मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल काम हुआ था 1 लाख घंटे, ओवर टाइम हुआ बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर 20,000 आवर्स, ओवर टाइम हुआ संडे और हॉलीडे को 5,000 आवर्स, तीनों का टोटल किया तो 1,25,000 आवर्स की वर्किंग हुई। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। और इन्हीं में से एक जॉब थी, जॉब स्पेसिफिक नाम है जेड, उस पे नॉर्मल आपने 1,000 आवर्स, ओवर टाइम किया बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर 100 आवर्स, और संडे एंड हॉलीडे में 25 आवर्स की वर्किंग हुई। अकॉर्डिंगली टोटलिटी में 1125 आवर्स की वर्किंग हुई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। ओवर टाइम के पीछे रीजन क्या है, कंपनी की आदत है ओवर टाइम करने की, एज ए पॉलिसी ड्यू टू द लेबर शॉर्टेज। तो हमने अभी अभी क्या कहा सर, अगर रेगुलरली होता है तो हम क्या करते हैं, वेजेस के रेट को इन्फ्लेट कर देते हैं। और वेजेस के रेट को इन्फ्लेट करने का तरीका क्या है, टोटल वेजेस लो इंक्लूडिंग ओवर टाइम वेजेस, डिवाइड करो टोटल आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम आवर्स। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो सर 1 लाख घंटों में तो 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा, 20,000 आवर्स के लिए 17.5 के अकॉर्डिंगली मिलेगा, और 5,000 आवर्स के लिए 22.5 के अकॉर्डिंगली। तो ये आपकी टोटल वेजेस आएगी 14,62,500। कितने घंटों की है ये, 1,20,000 और 5,000 1,25,000 घंटों के लिए है। तो सर डिवाइड करोगे आपको रेट पता चलेगा 11.7 पर आवर।
देख सकते हो आप, जो नॉर्मल रेट 10 रुपए था वो इन्फ्लेट होके 11.7 हो गया। अब आपने एक जॉब जेड पे काम किया कितने घंटे? सर मुझे इंडिविजुअल कोई मतलब नहीं है, 1125 घंटे आपने काम किया है। तो क्योंकि 1125 घंटे सभी के लिए एक रेट निकाल लिया 11.7 पर आवर का इन्फ्लेट करके, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा 13162.5 के नाम से 13162.5 आप जब लेबर की कॉस्ट लिख रहे होंगे जॉब जेड में वहां पे लिख लोगे। तो इस तरीके से ओवर टाइम का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा आइडल टाइम का। सर आइडल टाइम का एप्लीकेशन काफी जगह आप देखते हो, इवन लेबर के चैप्टर के अलावा, इंप्लॉय कॉस्ट चैप्टर के अलावा आइडल टाइम का जो एप्लीकेशन है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी देखने को मिल जाता है। आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें वर्कर फैक्ट्री में तो आपको दिखाई देता है लेकिन वो किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन आपको करके नहीं दे रहा होता। तो टाइम ड्यूरिंग विच वर्कर्स और मशीन्स आर नॉट वर्किंग सो देयर इज नो प्रोडक्शन। सर मशीन खाली है, आइडल मशीन हो सकती है, वर्कर खाली है, आइडल लेबर हो सकता है, उसमें वो बैठा दिखाई देगा आपको फैक्ट्री में लेकिन प्रोडक्शन नहीं करके दे रहा होता। क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? सर रीजन तो काफी सारे हो सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू फॉल्ट इन मशीन। सर मशीन खराब हो गई, वर्कर खाली बैठा है, आउट ऑफ ऑर्डर मशीन है, वर्कर सो रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, काम बंद। मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सही से नहीं है, एक जॉब कंप्लीट हो गई और दूसरी जॉब आपके पास अवेलेबल नहीं है, वर्कर खाली बैठा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग आइडल टाइम वर्कर्स को पेमेंट तो मिलेगा। भाई मशीन खराब हो गई, वर्कर सो रहा है, अब तो वर्कर सोएगा तो सोएगा ना, आप मशीन नहीं दे पा रहे हो उसको, आप काम नहीं दे पा रहे, आपकी गलती है, तो पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा। इसकी वजह से कंपनी को, इसकी वजह से क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। तो आइडल टाइम जो है वो कंपनी के लिए एक नुकसान है। अब जैसे ओवर टाइम के ट्रीटमेंट की हमने बात की, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें आइडल टाइम का भी ट्रीटमेंट बताया गया। और आइडल टाइम का भी ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है आइडल टाइम क्यों है। आइडल टाइम क्यों है? क्योंकि आइडल टाइम, वेस्ट टाइम दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल तो एक होता है अबनॉर्मल। सर नॉर्मल आइडल टाइम वो होते हैं जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सी बात है, एक बैंक की जॉब की बात करें, सर से एग्जांपल 10 बजे से लेकर 6 बजे तक एक बैंक की जॉब है और उसमें 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का लंच टाइम प्रोवाइड करवाया गया है। तो सर हम सबको पहले से ही पता है ये 1 से 1:30 बजे का जो टाइम है ये वेस्ट होगा ही होगा, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। लेकिन वर्कर अपनी सीट पे काम करने के लिए 2 बजे आए, 1 से 1:30 बजे का लंच टाइम अलाउड था लेकिन वर्कर कब आ रहा है, 2 बजे। तो सर 1:30 से 2 बजे तक का ये जो टाइम था ये वेस्ट है। सर्वर नहीं चल रहा, वर्कर गपशप लड़ा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, सर वो अब नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या है, द आइडल टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि जरूरी है, टर्म्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम। इफ इट इज दैट ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, अगर ये डायरेक्ट वर्कर्स का है तो डायरेक्ट वेजेस ट्रीट करो, और अदर केसेस में आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लंच टाइम हो गया, टी टाइम हो गया, फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क पे, जब ऐसा तो नहीं है कि भी फैक्ट्री का गेट है वहीं पे ऑफिस है, नहीं सर, फैक्ट्री गेट में एंट्री करेगा, अंगूठा लगा दिया, उसका टाइम तो नोट हो गया कि ये 9:30 बजे आ गया, लेकिन अब काम पे पहुंचते पहुंचते उसको 5, 7, 10 मिनट लग सकते हैं, वो भी नॉर्मल आइडल टाइम माना जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मल का एक ही ट्रीटमेंट है, कस्टमर से रिकवर कर लेना। तो द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम शुड बी चार्ज फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल लेना। कैसे? बाय इन्फ्लेटिंग द वेजेस रेट। जैसे अभी अभी हमने ओवर टाइम की वजह से रेट इन्फ्लेट किया, वैसे कहते हैं आइडल टाइम की वजह से भी रेट इन्फ्लेट कर दो। कैसे करूं? फॉर दिस पर्पज इफेक्टिव आवरली रेट शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकाला जाता है? सर वेजेस तो टोटल लेना जो आप पे कर रहे हो, लेकिन आवर्स को कम कर देना। आवर्स लेते वक्त नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स लेना। और इफेक्टिव आवर्स कैसे निकाले जाएं? सर टोटल आवर्स में से जब आइडल टाइम के, नॉर्मल आइडल टाइम के आवर्स माइनस करोगे तो इफेक्टिव आवर आएंगे। इससे क्या होगा, वेजेस तो टोटल ले रहे हो लेकिन आवर्स कम कर दिया आपने, तो सिंपल सी बात है, जब डिनोमिनेटर में कम फिगर रख रहे हो तो रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज होके आएगा। उस इंक्रीज रेट को जब लेबर के आवर्स पे अप्लाई करोगे तो लेबर की कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट में चार्ज हो जाएगी जो आइडल टाइम की वजह से हुई होगी। और अब नॉर्मल तो सिंपल होता है सर, अब नॉर्मल हमेशा पूरे कॉस्टिंग में ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
अब नॉर्मल क्या है? वो आइडल टाइम which caused due to reason that are within control of management and could have been controlled through management action is called as abnormal idle time। जैसा कि मैंने कभी 1 से 1:30 बजे का लंच टाइम आपको दिया, लेकिन वर्कर जो है वो 2 बजे आके काम करना शुरू करा। क्यों? रीजन बीइंग कंट्रोल नहीं है उस पे। अगर एक सुपरवाइजर का उस पे कंट्रोल हो तो क्या उसकी मजाल है कि वो 2 बजे आके काम करे? सर 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे उसको आना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मशीन खराब हो गई, सर ठीक है वो कंट्रोल में था, मशीन खराब हो गई, एक स्टैंड बाई मशीन रखते ना कि जब ये मशीन खराब हो जाएगी वर्कर इस पे काम करेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सर सेफ्टी स्टॉक रखते ना, रॉ मटेरियल की कमी क्यों आती? पावर फेलियर, जनरेटर रखते ना, पावर फेलियर क्यों हो जाता? तो ये सारी चीजें कंट्रोल में की जा सकती थी बट नहीं करी, उसकी वजह से नुकसान हो गया। अब नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा। और अब नॉर्मल का एक ही ट्रीटमेंट, ट्रांसफर टू या चार्ज इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए प्योर एक लॉस होता है, प्योर एक लॉस होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ओवर टाइम क्या है उसका ट्रीटमेंट बताओ, आइडल टाइम क्या है उसका ट्रीटमेंट बताओ। तो थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, बाकी प्रैक्टिकल तो अपने को देखना है। एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन मंथली फिक्स सैलरी, अगर एक वर्कर है जिसको आप मंथली बेसिस पे 10,000 रुपए पे कर रहे हो, तो सर वहां पे कोई आइडल टाइम की कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपको 10,000 ही देने हैं, आपको 10,000 ही देने हैं। भले ही 1 घंटा काम हो, भले ही 100 घंटे काम हो, भले ही 1000 घंटे काम हो, देनो तो 10,000 ही है। इसकी वजह से आइडल टाइम हो सकता है, वेस्ट टाइम हो सकता है, लेकिन उसकी अलग से मेरी कोई कॉस्ट नहीं होती है। तो ये चीज आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हो कि सर आइडल टाइम की कॉस्ट नहीं होती। कब? अगर आप डायरेक्ट वर्कर को मंथली बेसिस पे फिक्स सैलरी पे कर रहे हो तो। एक क्वेश्चन है, आई थिंक उसी बेस्ड है, व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन ए मंथली फिक्स्ड सैलरी बेसिस द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर इज नो आइडल टाइम लॉस। सर आइडल टाइम तो हो सकता है, आइडल टाइम कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि हम तो उसको फिक्स बेसिस पे करें। तो बी विल बी योर फाइनल आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और एमसीक्यू, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज द पार्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट आपको करना पड़ेगा। डी विल बी योर फाइनल आंसर, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आइडल टाइम क्या है? वो टाइम जो वर्कर ऑफिस में बिताता है, वो टाइम जो फैक्ट्री में बिताता है। सर ऑफिस में फैक्ट्री में तो काम वाला टाइम भी बिताता है। टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑफ दियर वर्क, मतलब टाइम तो स्पेंड कर रहा है लेकिन काम पे नहीं, काम के अलावा। ऑफ मतलब काम से ऑफ लेकर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो सी विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होते हैं अगर एमसीक्यू आते हैं हमारे सिलेबस में। तो एक आइडल टाइम पे भी एग्जांपल करवा देता हूं आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि आइडल टाइम का क्वेश्चन में किस तरीके से एप्लीकेशन किया जा सकता है। प्रतिभा, एन एम्प्लॉय ऑफ आदित्य लिमिटेड, गेट्स द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट। बेसिक आप पे कर रहे हो 1000 रुपए पर मंथ, ठीक है सर। 12 महीने की कैलकुलेशन अगर होती है तो 1000 इंटू 12 12,000 आ जाएगा। डीए 200 रुपए पर मंथ है तो 200 इंटू 12 2400 रुपए आ जाएगा। बोनस आपको इन दोनों का जो टोटल होगा उसका 20% देना है। अदर अलाउंसेस 250 पर मंथ है तो अगर साल की कैलकुलेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके 3000 आ जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जो बेसिक प्लस डीए उसका 10% आप डाल देना। प्रतिभा वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, पूरे साल में 2400 घंटे, जिसमें से आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। सर 400 घंटे वेस्ट हुए जो कि आप नॉर्मल आइडल टाइम मान के चल रहे हो, ठीक है। You are required to find out the effective hourly cost of employee प्रतिभा। तो ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव आवर्स लेने हैं। सर ठीक है, 1000 इंटू 12 12,000 रुपए, 200 इंटू 12 2400 रुपए, दोनों का टोटल कर दिया 14,400 आ गया। 14,400 का 20% आप बोनस दे दो 2880। अदर अलाउंसेस 250 इंटू 12 3000 दे दो, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% रहेगा सैलरी एंड डीए का, तो 14,400 का 10% 1440 दे दो। टोटल कॉस्ट आ गई 21,720। 2400 में से 400 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दो तो ये कॉस्ट जो है ये 2000 घंटों की है, तो डिवाइड कर दो 2000 से, आपको आपका रेट पता चल जाएगा 10.86। एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर आ जाएगा आपका 10.86 पर आवर। तो बस इस तरीके से आइडल टाइम का एप्लीकेशन यहां पे किया जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है एक तरीके से वो आता है, दैट इज रेम्यूनरेशन मेथड एंड इंसेंटिव स्कीम।
सर ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये एक तरीके से पेरोल शीट बना रहे हैं और जनरल पेरोल शीट बना रहे हैं, लेकिन काफी सारे ऑथर्स हुए जिसमें से हम यहां पे 4 मेथड्स है, 4 मॉडल्स है, यू कैन से 4 तरीके होते हैं वेजेस की कैलकुलेशन करने के, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जिनको रेम्यूनरेशन मेथड मतलब वेजेस कैलकुलेट करने के तरीके, और इंसेंटिव्स की मतलब अगर वर्कर अच्छा काम करे तो उसको बोनस भी मिले। तो 4 मेथड है जो कि हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। सर एक होता है टाइम रेट सिस्टम। सिंपल कहूं तो टाइम के बेसिस पे अगर आप वर्कर को वेजेस पे कर रहे हो, मान लो 10 रुपए पर आवर बोल दिया, तो सर वो टाइम के अकॉर्डिंगली वेजेस है। सिमिलरली अगर आपने वर्कर को बोल दिया कि 50 रुपए पर पीस मिलेगा, तो उसके बेसिस पे वेजेस पे करोगे तो पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली कहलाता है। लेकिन अगर इंसेंटिव भी देते हो वर्कर अच्छा काम करे, तो उसके लिए हम यहां पे हालसे सिस्टम देखते हैं, रोवान प्लान भी देखते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम रेट वेजेस सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, वर्कर को बता दिया जाता है भाई आपको 1 घंटे का क्या रेट मिलेगा। से एग्जांपल 50 रुपए। वर्कर ने कहा मैंने 5 घंटे काम कर दिया, ले भाई 250 रुपए ले जा, कहानी खत्म। तो इन दिस सिस्टम रेट एज पर टाइम इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड वेजेस विल बी गिवन टू द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड। जितना वो एक्चुअल में काम करेगा उसके हिसाब से वेजेस दे दी जाएगी। वेजेस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर। एक्चुअल आवर जितने भी घंटे आप काम करोगे मल्टीप्लाई कर दो रेट पर आवर से। लेकिन ध्यान देना यहां पे ये जो वेजेस है, इस वेजेस का मतलब केवल और केवल बेसिक वेजेस होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में डीए बोनस कुछ भी अदरवाइज मिल रहा है, तो आप जैसे पेरोल शीट बना रहे थे वैसे आपको ऐड करके वर्कर की टोटल वेजेस निकालनी पड़ती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास टाइम रेट सिस्टम पे। ए वर्कड फॉर 18 इफेक्टिव आवर्स ऑन जॉब नंबर 24 वेयर टाइम रेट पर आवर इज ₹7.5 पर आवर। मिस्टर ए को बोला कि भाई 7.5 रुपए पर आवर आपको मिलेंगे। उन्होंने एक जॉब नंबर 24 पे 18 घंटे काम कर दिया। तो बस क्वेश्चन जानना चाहता है कैलकुलेट वेजेस ऑफ ए अंडर टाइम रेट सिस्टम। तो सर ठीक है, 7.5 इंटू 18 135 रुपए। 135 रुपए की उनकी वेजेस आ जाएगी। सिंपली मल्टीप्लाई करके देना है आपको। यही अगर हम पीस रेट की बात करें तो सर आप इसको पीस रेट सिस्टम बोल दो, आप इसको स्ट्रेट पीस रेट बोल दो, एक ही बात है। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, वर्कर को बोल दिया जाता है भाई आप एक पीस बनाकर दोगे हमें, से एग्जांपल 50 रुपए मिलेंगे। जिस वर्कर ने 10 पीसेस बना के दिए 50 इंटू 10 500 दे दिए, जिसने 100 बना के दिए 50 इंटू 100 उस हिसाब से पे कर दिए। तो अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट बता दिया जाता है पहले ही। Thus total earning of each worker is calculated on the basis of his output के बेसिस पे वेजेस कैलकुलेट होगी, irrespective of the टाइम क्या लिया डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। The following formula is used for measuring piece rate earning। पीस वर्क के बेसिस पे अर्निंग निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेट पर यूनिट। पीस रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल आपको पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पीस रेट मिसिंग होता है। तो मान लो मैं आपको कहूं कि मैं आपको 50 रुपए दूंगा, कब, जब आप 10 यूनिट बना के दोगे तब। मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैं आपको कह रहा हूं 50 रुपए आपको तब दूंगा जब 10 यूनिट बना के दोगे। तो मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं कि 5 रुपए पर पीस दूंगा, है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, सर मैंने आपको बोला कि 50 रुपए 1 घंटे में तब दूंगा, 50 रुपए 1 घंटे में तब दूंगा जब आप 1 घंटे में 10 यूनिट बना के दोगे। तो ये 50 रुपए क्या है, रेट पर आवर, और 10 यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड का मतलब कितनी यूनिट आपको बना के देनी चाहिए। एक्चुअल में आपने कितनी बनाई, मान लो अब एक्चुअल में आपने 9 यूनिट ही बनाई, तो मैं आपको 50 नहीं देने वाला, मैं क्या कहूंगा 5 रुपए के हिसाब से बात हुई थी ना, 45 रुपीज में आपको पे करके भगा दूंगा। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 3 वर्कर्स ए बी एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सर 3 वर्कर्स ए बी और सी, तीनों का अपने को मंथली रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करके देना है। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर मतलब एक वर्कर एक महीने में कितना प्रोडक्शन करके दे हमें, 4000 यूनिट्स, इतना होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ए ने 3400 यूनिट्स बनाई, मतलब 85% काम करके दिया।
बी ने 3000 यूनिट बनाई, 75% ही काम किया क्योंकि 4000 बनाना था। सी ने 3800 यूनिट बनाई, मतलब 95% काम करके दिए। पीस रेट जो है वो है 25 पैसा पर यूनिट ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। जितनी यूनिट बना के दोगे 25 पैसे से मल्टीप्लाई करके आप ले जाओ। 3400 इंटू 25 पैसा, 3000 इंटू 25 पैसा, 3800 इंटू 25 पैसा। साथ में कहते हैं एडिशनल प्रोडक्शन बोनस इज ₹10 फॉर ईच परसेंटेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80%। कहते हैं अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 80% से एक्सीड करेगा तो हर परसेंट के लिए 10 रुपए। सर ए का 85% है, 5% एक्सीड कर गया, 50 रुपए का बोनस बनता है। बी का 80% से एक्सीड नहीं करता, बोनस नहीं बनता। सी का 95% जो कि 80 से 15% अबव है, 1% के लिए 10 रुपए, तो 15 के लिए 150 रुपए। और डीएनएस पे फिक्स्ड है 150 रुपए पर मंथ। हमें तो तीनों वर्कर की मंथली वेजेस, मंथली रेम्युनरेशन निकालना है। सर सिंपल है, 3400 इंटू 0.25, 3000 इंटू 0.25, 3800 इंटू 0.25, 850, 750, 950 तो बेसिक वेजेस आ गए। प्रोडक्शन बोनस सर 80% से ऊपर 1% के लिए 10 रुपए, तो ये 80 से 5% ऊपर है 50 रुपए। ये 80 से नीचे है नहीं मिलेगा। ये 80 से 15% ऊपर है तो 1 के लिए 10 है तो 15 के लिए 150, 50 नील और 150। और जो डीएनएस पे है वो तो 150 रुपए फिक्स है ही, तो सभी को 150 रुपए मिलेगा। बस ये आपकी वेजेस कैलकुलेट होके आ गई। वर्किंग नोट में आपको ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी जो मैंने करके दिखाई। 3400 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100, 3000 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100, 3800 डिवाइड बाई 4000 इंटू में 100। आपको आपका एक्चुअल प्रोडक्शन परसेंटेज टर्म में पता चल जाएगा। परसेंटेज टर्म में आपको ये पता चल जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन जिसमें पीस रेट हमें कैलकुलेट करना हो। एक और एग्जांपल पीस रेट के बेसिस पे। सर नॉर्मल रेट पर आवर फॉर वर्कर ए इन ए फैक्ट्री इज 5.4। एक वर्कर को 5 रुपए 40 पैसा मिले 1 घंटे के लिए। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर द वर्कर इज 1 मिनट। और साथ में बोल दिया 1 मिनट में 1 यूनिट बना के देनी है। सर 1 मिनट में 1 यूनिट बनाने का मतलब आपको बोला जा रहा है 1 घंटे में 60 यूनिट बना के दो, और उसके लिए आपको 5 रुपए 40 पैसा मिलेगा। तो कैलकुलेट नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट फॉर द वर्कर। इसका मतलब 5 रुपए 40 पैसा आपको 60 यूनिट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो 5.4 डिवाइड बाई 60 करोगे, 9 पैसा पर पीस आपका पीस रेट होगा। और ये 60 यूनिट कैसे निकाली? सर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, हम सबको पता है। अगर आपको बोला था कि 1 यूनिट 1 मिनट में बना के देना, तो 60 मिनट में 60 यूनिट बना के देना। 60 मिनट में 60 यूनिट बना के देना, काम खत्म। इसके बाद आता है हालसे और रोवान प्लान, जिसमें सबसे पहले हम हालसे की बात करें तो हालसे और रोवान प्लान जो है वो इंसेंटिव प्लान है। दोनों का ये मानना है कि वर्कर अगर अच्छा काम करके तो बोनस मिलना चाहिए, बट दोनों का बोनस कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है। तो हालसे का क्या कहना है? इन दिस प्लान एज पर हालसे द वेजेस एज पर टाइम रेट सिस्टम इज गारंटीड। कहते हैं देखो एक वर्कर को टाइम के हिसाब से तो पेमेंट गारंटीड मिलना चाहिए। अगर आपने बोला 50 रुपए पर आवर, तो अगर 10 घंटे काम किया तो 500 तो मिलना चाहिए। लेकिन इफ वर्कर सेव्स एनी टाइम, लेकिन वर्कर हमारे लिए कोई टाइम सेव कर दे, मान लो 10 घंटे का काम 8 घंटे 7 घंटे में कर दे, तो फिर उसको बोनस भी मिलना चाहिए। तो हालसे ने हमें वेजेस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। सर ये तो गारंटीड हो गया, जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से। साथ में बोला कि वर्कर जितना टाइम सेव करेगा उसके 50% की जो वेजेस होगी वो उसको एज ए बोनस दे दो। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड क्या है सर? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। आपने बोला 10 घंटे में काम करना, वर्कर ने 8 घंटे में काम कर दिया, 2 घंटे सेव कर दिए। तो 2 घंटे सेव कर दिए तो उसका आधा मतलब 50%, मतलब 1 घंटे का जो वेजेस है वो एज ए बोनस दे दो। ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये जो वेजेस का फॉर्मूला है, इसके अंदर बेसिक वेजेस और बोनस तो कवर्ड है, लेकिन अगर कोई डीए मिल रहा हो या कोई अदरवाइज पेमेंट मिल रहा हो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, वो आपने ऐड करना पड़ेगा, टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी अगर पड़े तो। और सर ये 50% जो है ये हालसे ने बोला तो जरूर है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इस परसेंटेज के साथ छेड़खानी करके अपना ही क्वेश्चन बना के देता है। तो इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर क्वेश्चन में कोई अदरवाइज परसेंटेज हो, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज बोनस परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड 20%, 10%, 30%, 60%, कुछ भी, देन द गिवन परसेंटेज इन क्वेश्चन शुड बी कंसीडर्ड इन फॉर्मूला। तो जो क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है उसकी इज्जत करना,
और वही परसेंटेज आपको कंसिडर करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। अपना 50% हम उस सिचुएशन में भूल जाएंगे। अपना 50% कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन ने कोई परसेंटेज नहीं बोला और बोला हाल से प्लान अप्लाई कर दो, तो हम चुपचाप अपना 50% अप्लाई कर देते हैं। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरीके से एग्जामिनर इन परसेंटेज के साथ छेड़खानी करता है और हमें कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझो। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इज 300 आवर्स। सर स्टैंडर्ड टाइम है 300 घंटे। नॉर्मल वेजेस इज 60 पर आवर। नॉर्मल वेजेस का रेट रहेगा 60 रुपए पर आवर। 300 घंटे आपको दिए, नॉर्मली 60 रुपए पर आवर आपका रेट है। द बोनस सिस्टम एप्लीकेबल टू द वर्क इज एज फॉलोज। कहते हैं परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, कि आपको जो टाइम अलाउ किया गया है आप कितना परसेंट टाइम सेव करोगे, उसके हिसाब से आपको स्लैब रेट बताए गए हैं, कितना परसेंट आपको बोनस मिलेगा। कहते हैं अप टू फर्स्ट 20% ऑफ टाइम अलाउड। टाइम अलाउड का जो पहला 20% आप सेव करते हो तो आपको उस टाइम सेव्ड का 25% के इक्वल बोनस मिलेगा। फॉर एंड विद इन द नेक्स्ट जो 30% अगर आप सेव करोगे टाइम अलाउड का, तो उसके लिए टाइम सेव्ड का 40% आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट अगर 30% आप सेव करोगे टाइम अलाउड का, तो आपको 30% टाइम सेव्ड का बोनस मिलेगा। और नेक्स्ट लास्ट अगर आप 20% ऑफ टाइम अलाउड का सेव करोगे, तो सर आपको 10% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस मिलेगा। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर ओवर द पीस ऑफ वर्क एंड इज अर्निंग पर आवर। सर अपने को टोटल अर्निंग भी निकालनी है और अपने को अर्निंग पर आवर भी कैलकुलेट करके देनी है। व्हेन ही टेक्स, अगर वर्कर 320 घंटे लेता है तो सर 300 घंटे दिए थे, 320 घंटे लेने का मतलब कोई टाइम सेविंग नहीं है, कोई बोनस नहीं है। 320 घंटे के लिए वर्कर को 60 रुपए के हिसाब से वेजेस दे दो। तो सर 320 घंटे के लिए 60 रुपए के हिसाब से 19,200 रुपए बनता है। 19,200 रुपए 320 घंटे काम करके है 60 रुपए पर आवर आ जाएगा। इसमें तो कोई बोनस का एप्लीकेशन है नहीं। सेकेंड पॉइंट कहता है 150 घंटे में काम हो गया। सर 300 घंटे का काम 150 घंटे में होने का मतलब 150 घंटे सेव हो गए। 150 घंटे जो है वो टाइम अलाउड 300 का 50% है, तो पहला ये 20% भी आ जाएगा और नेक्स्ट ये 30% भी आ जाएगा। तो 300 का 20% 60 आवर्स जो होंगे उसका तो 25% के इक्वल बोनस मिलेगा। और 300 का जो 30% है 90 आवर्स के लिए 40% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस मिलेगा। तो इसमें कहानी क्या होगी सर, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन होता है। तो 300 आवर्स का वर्क अगर 150 आवर्स में हो गया तो 150 आवर्स की सेविंग हो गई। 150 आवर्स में जो काम हुआ उसके लिए आपको नॉर्मल रेट मिलेगा, दैट इज 60 पर आवर। तो 150 इंटू 60 ये तो आपकी नॉर्मल वेजेज हो गई, ये तो आपकी नॉर्मल वेजेज हो गई। बोनस की अगर मैं बात करूं तो सर 50% टाइम आपने सेव कर लिया। 300 में 150 मतलब 150 50% टाइम सेव कर लिया, तो 20% ऑफ टाइम अलाउड। तो सर 300 का 20% 60 आवर्स का 25%, 60 आवर्स का 25% 15 घंटे के लिए 60 रुपए के हिसाब से बोनस। तो सर 60 आवर्स जो आपने सेव किए, 300 का 20% 60, उसका 25% 15 घंटे का बोनस 60 रुपए के हिसाब से 90। आपने टोटल 50% टाइम सेव किया है, 20% का एप्लीकेशन हो गया, तो नेक्स्ट 30 भी ले लो। अब 300 का 30%, 90 आवर्स के लिए 90 का 40%, 90 का 40% 60 पर आवर के अकॉर्डिंगली 2160 आपका टोटल हो गया वेजेस बेसिक प्लस बोनस 12060। सर 150 आवर्स आपने काम किया, 150 आवर्स आपने काम किया, 12060 आपकी वेजेस है, तो एक घंटे की वेजेस आपकी 80.4। नॉर्मल वेजेस का रेट 60 था, तो एक तरीके से 80.4 होने का मतलब 20.4 पर आवर आपका बोनस यहां पे कैलकुलेट होके आ रहा है। 20.4 आपका यहां पे एक तरीके से बोनस कैलकुलेट होके आ रहा है। तीसरी सिचुएशन में क्वेश्चन कहता है 300 घंटे का जो काम था, 300 आवर्स का जो वर्क था, वो केवल और केवल 30 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। सर इसका मतलब आपने 270 आवर्स सेव कर दिए। 270 आवर्स 300 का 90% होता है, तो ये 20% भी आ गया। फिर नेक्स्ट 30% भी आ गया, 20 प्लस 30 50, नेक्स्ट 30% भी आ गया, अभी भी 80 हुआ। और ये जो लास्ट वाला 20 है इसमें भी 10% आपने टाइम सेव किए।
तो इसका मतलब यह है कि सर 30 आवर्स के लिए तो 60 के हिसाब से नॉर्मल वेजेस मिलेगी, 30-60 के हिसाब से नॉर्मल वेजेस मिलेगी। इसके अलावा ये जो पहला 20% था और दूसरा 30% था, ये तो मिलेगा ही मिलेगा 900 और 2160। इसके बाद तीसरा जो 30% है, 300 का 30% 90 आवर्स, उसका 30% 27 आवर्स, 90 का 30% 60 के अकॉर्डिंगली, 90 आवर्स का 30% 60 के अकॉर्डिंगली 1620 और मिलेगा। अब ध्यान देना, आपने सेव किया है 270 आवर्स मतलब 90%, 20% ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, मतलब 80% तो कवर कर लिया। अब जो लास्ट 20% है, ये लिखना तो 20% है लेकिन आपने तो सेव केवल 10% ही किया है ना, तो 300 का 10% 30 आवर्स, 30 आवर्स का 10% 3 घंटे, 30 आवर्स का 10% 3 घंटों के लिए 60 के अकॉर्डिंगली 180 और मिलेगा। टोटल कर लोगे 6660 आपकी वेजेस है केवल और केवल 30 घंटे काम करके। तो सर 6660 है 30 आवर्स की वर्किंग करके, तो आपका जो रेट पर आवर होगा दैट विल बी 222, 222 पर आवर विल बी वेजेस रेट पर आवर, अर्निंग पर आवर, जो भी आप नाम देना चाहो वो। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या करते हैं, अपने ही परसेंटेज दे देते हैं। एप्लीकेशन वैसे ही करना है जैसे हालसे में होता है, बट जो परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में वो आपको यूज करने होते हैं। इसके बाद रोवान प्लान जो है वो सिमिलर ही है जैसे हालसे प्लान है, बस फर्क केवल और केवल एक चीज में है और वो क्या है, बोनस। सर रोवान जो प्लान है उनका भी सेम कहना है कि इन दिस प्लान एज पर रोवन द वेजेस एज पर टाइम रेट सिस्टम तो गारंटीड होना चाहिए, मतलब एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर वर्कर कोई सेव करता है टाइम तो बोनस भी मिलना चाहिए। बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। हालसे ने तो क्या करा, एक परसेंटेज चिपका दिया, बोला 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, बट रोवन ने कहा टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू में रेट पर आवर विल बी योर बोनस। टाइम सेव्ड जो आप सेव करते हो, अलाउड जो आपको मिला था, टेकन जो आपने लिया था, रेट पर आवर है। टाइम सेव्ड वही है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करोगे आपको आपका टाइम सेव्ड पता चल जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ए स्किल्ड वर्कर इज पेड ए गारंटीड वेज रेट ऑफ ₹150 पर आवर। सर ये तो हो गया फिक्स रेट, 150 रुपए पर आवर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 10 आवर्स। आपको टाइम अलाउ किया गया है 10 घंटे का। एक जॉब है, एक काम है जिसको करने के लिए आपको 10 आवर्स अलाउ किए गए, एंड ही टुक 8 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है सर, 10 आवर्स का वर्क 8 आवर्स में कंप्लीट हो गया, 2 आवर्स सेव हो गए। ही इज पेड वेजेस अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान। रोवन प्लान के अकॉर्डिंगली आपको वेजेस का प्लान मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। कैलकुलेट द इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान। सर ठीक है, रोवन के अकॉर्डिंगली हमें वेजेस निकालनी है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 8 into 150 दैट विल बी द नॉर्मल वेजेस प्लस टाइम सेव्ड। सर 2 आवर्स की सेविंग है, अलाउड है 10, टेकन है 8, रेट है 150। आपको यहां से वेजेस पता चल गई, टोटलिटी में 1440 आ गई। नॉर्मल वेजेस 1200 रुपए, 240 आपका बोनस है, और ये 1440 आपको मिल रहा है 8 घंटे काम करके। तो 1440 8 घंटे काम करके मिल रहा है, तो 180 पर आवर आपका इफेक्टिव रेट आ गया। इफेक्टिव रेट आ गया 180 रुपए, 150 जो था 30 रुपए पर आवर एक तरीके से बोनस पड़ गया आपको। सेकेंड पॉइंट कहते हैं, इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हालसे इंसेंटिव स्कीम 50%। मान लो ये वर्कर रोवन में नहीं, हालसे के अकॉर्डिंगली पे किया जाता, 50% बोनस दिया जाता, एंड ही वांट्स टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग, और अर्निंग का जो रेट है वो 180 रुपए पर आवर ही पड़ना चाहिए कहते हैं। तो बताओ कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। सर कोई दिक्कत नहीं है, हालसे का फॉर्मूला लिख लो और उसमें जो टाइम है वो एज ए मिसिंग फिगर निकाल के दे दो। तो सिंपल अपने को क्या करना है, हालसे प्लान का फॉर्मूला लिखना है, वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। सर वेजेस की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कंडीशन बोली, इफेक्टिव आवरली रेट तो सेम होना चाहिए, मतलब 180। टाइम नहीं पता अपने को टाइम कितना, तो टाइम को एक्स एज्यूम कर लो,
तो सर अगर आपको 180 रुपए पर आवर मिलेंगे, टाइम एक्स है, इट मींस योर वेजेस विल बी 180x, योर वेजेस विल बी 180x। नंबर ऑफ आवर्स कितने, सर वही तो निकालने हैं, x इंटू रेट पर आवर गारंटीड कितना है 150 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। सर टाइम सेव्ड क्या होगा, टाइम अलाउड था 10, टाइम अलाउड में से जब एक्चुअल टाइम माइनस करोगे जो कि अब आप x मान के चल रहे हो, तो 10 माइनस एक्स दैट विल बी योर टाइम सेव्ड, उसका 50%, और रेट तो नॉर्मल लगता ही है 150। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहां पे 7.14 आवर्स पता चल जाते हैं। मतलब अगर इस काम को हाल से प्लान में 7.14 आवर्स में कंप्लीट किया जाए तो वर्कर का अर्निंग का जो रेट होगा दैट विल बी सेम 180 पर आवर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाना। एक मैंने आपको यहां पे एज ए एग्जांपल, एज ए क्वेश्चन यहां पे करवा दिया रिवीजन के अंदर। बट हम अपनी क्लासेस में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एक्स अज्यूम करके हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें मिसिंग फिगर्स होती है, एक्स अज्यूम करना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सर रिवीजन सीरीज जो है, मैराथन सीरीज जो है, हर बार हम एग्जाम से पहले आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ओल्ड टॉपिक्स जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते वो हम ओल्ड लेके आते हैं, नो डाउट। बट बहुत सारा नया कंटेंट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार। टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कॉस्ट अकाउंटिंग के काफी सारे टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। एफएम के भी टेस्ट चल रहे हैं, 2-3 एफएम के भी टेस्ट अभी कंडक्ट हो चुके हैं। फाइनल में एचसीएम के अप्रॉक्स 5 से 6 टेस्ट एचसीएम के भी अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो बीच में ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कवर करते हैं। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक छोटा सा, इसी में एडिशन करते हैं हालसेर 1 में, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट सिंपल डेफिनेशन, सर मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है दैट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड लगाने होते हैं बस। तो सर कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? इट इंडिकेट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स कवर होते हैं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरीके से आपसे कन्वर्जन कॉस्ट का एप्लीकेशन क्वेश्चन में करवाया जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एपेक्स लिमिटेड हैज इट्स फैक्ट्रीज एट 2 लोकेशंस। एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, एपेक्स लिमिटेड कंपनी है, इनकी फैक्ट्रीज है 2 लोकेशंस पे। रोवान प्लान इज इन यूज एट लोकेशन ए। लोकेशन ए पे रोवान प्लान यूज होता है और हालसे प्लान यूज किया जाता है लोकेशन बी पे। स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर ए जॉब विच इज सिमिलर एंड इज कैरिड आउट ऑन सिमिलर मशीनरी। कहते हैं सिमिलर मशीनरी हम यूज करते हैं दोनों जगह, सेम जॉब करते हैं हम दोनों जगह, और रेट ऑफ वेजेस जो है दोनों जगह वो भी आपका सेम है, स्टैंडर्ड टाइम भी सेम है। स्टैंडर्ड टाइम सेम रहेगा दोनों जगह, दोनों जगह रेट ऑफ वेजेस सेम है, दोनों जगह काम भी सेम होता है, दोनों जगह प्लांट एंड मशीनरी भी सेम तरीके की यूज की जाती है। टाइम अलाउड जो है वो है 60 आवर्स का, ठीक है। जॉब एट लोकेशन ए इज कंप्लीटेड इन 36 आवर। सर 60 आवर्स का काम 36 आवर्स में कंप्लीट हो गया, 24 आवर्स इज सेविंग एट लोकेशन ए। और बी लोकेशन पे आपने 48 आवर्स में काम कंप्लीट किया है, 60 आवर्स का 12 आवर्स की सेविंग है लोकेशन बी पे। कन्वर्जन कॉस्ट एट रेस्पेक्टिव प्लेसेस इज 2448 एंड ₹3000। सर कन्वर्जन कॉस्ट लोकेशन ए पे आती है 2448 और लोकेशन बी पे आ रही है 3000, और जो ओवरहेड का रेट है वो है ₹40 पर आवर, 40 रुपए पर आवर ओवरहेड का रेट है। क्वेश्चन की पहली डिमांड है फाइंड आउट द नॉर्मल वेजेस रेट। सर सबसे पहले तो ये जो वेजेस का रेट है जो दोनों जगह सेम रहेगा ये आपको कैलकुलेट करके देना है, और इसके लिए चाहे आप रोवान प्लान अप्लाई कर लो लोकेशन ए पे, चाहे आप हालसे प्लान अप्लाई कर लो लोकेशन बी पे, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने यहां पे रोवन प्लान अप्लाई किया है
लोकेशन ए पे। फॉर्मूला होता है कन्वर्जन कॉस्ट का सर डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था तो मैंने सीधा सीधा डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड लिखा। कन्वर्जन कॉस्ट को ओपन किया और डायरेक्ट वेजेस का जो फॉर्मूला है वो लिखा है एज पर रोवान प्लान। डायरेक्ट वेजेस का जो फॉर्मूला है वो लिखा है एज पर रोवान प्लान, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इनटू टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू में रेट पर आवर। ये हो गया बोनस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब डेटा रख दिया। सर डेटा की बात करें तो 2448 इज द कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स। सर लोकेशन ए पे 36 आवर्स में काम हो गया था, रेट को मैंने आर एज्यूम कर लिया, प्लस टाइम सेविंग की बात करें तो 60 आवर्स का वर्क अगर 36 आवर में कंप्लीट हो गया, 24 आवर इज द टाइम सेविंग। अलाउड था 60, टेकन है 36, रेट पर आवर आर ले लिया। सर ये आ गया आपका बोनस प्लस ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट क्वेश्चन ने बताया था 40 पर आवर और नंबर ऑफ आवर है 36, तो 36 इंटू 40 ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। 2448 इज इक्वल टू, सर इसको सॉल्व कर लो 36 आर, इसको सॉल्व किया 14.4 आर और ये आ गया 1440। फर्दर इसको सॉल्व कर लिया, आर आ गया 20 रुपीज पर आवर। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जब आपको वेजेस का रेट पता चल गया तो क्वेश्चन चाहता है प्रिपेयर द कंपैरेटिव कन्वर्जन कॉस्ट इन डिटेल। सर कन्वर्जन कॉस्ट आपको डिटेल में दिखानी है। डिटेल में होता ही क्या है कन्वर्जन कॉस्ट में? सर कन्वर्जन कॉस्ट में दो ही तो चीजें होती है, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ज्यादा से ज्यादा आप डायरेक्ट वेजेस जो है उसको दो पार्ट में शो कर सकते हो, बेसिक वेजेस कितनी और बोनस कितना है। तो सिंपल आप अपना एक स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट बना के दे दो। दो लोकेशन है तो 3 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स लोकेशन ए लोकेशन बी। बेसिक वेजेस की बात करें तो सर रेट निकाला है 20, आवर था 36, तो 36 इंटू 20 720, 48 इंटू 20 960। ये आपका बेसिक वेजेस आ गया, प्लस बोनस बाद में लिखूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड लिख लेते हैं पहले। सर फैक्ट्री ओवरहेड का रेट चल रहा था 40 रुपए, तो 36 इंटू 40 1440, 48 इंटू 40 1920। ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। आपको कन्वर्जन कॉस्ट पता था 2448 और 3000, आप चाहो तो बोनस बैलेंसिंग फिगर में डाल दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो बोनस का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लो। जैसे लोकेशन ए में टाइम सेव 24 अपॉन में 60 इंटू 36 इंटू में 20, आपको पता चल जाएगा 288। सिमिलरली मैं हादसे में बात करूं तो सर 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू में रेट पर आवर, ये 120 आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप चाहो बैलेंसिंग में दिखाओ, चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई करके फिगर निकाल के भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इस तरीके से आपको यहां पे ये कन्वर्जन कॉस्ट का स्टेटमेंट बना के देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्ट्री कॉस्ट। देखो कन्वर्जन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, जबकि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कन्वर्जन कॉस्ट तो पूरा का पूरा आता ही है, मटेरियल कॉस्ट भी आ जाती है। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? सर फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड तो है ही, इन तीनों के अलावा इसमें आप डायरेक्ट मटेरियल भी कंसीडर कर लो। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, चारों को ऐड कर दें तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। एक एग्जांपल इस पे भी देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो। इन ए फैक्ट्री राम एंड श्याम प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम इनपुट ऑफ द सेम मटेरियल एंड एट द सेम नॉर्मल वेज रेट। फैक्ट्री एक ही है, दो वर्कर है राम और श्याम, दोनों सेम तरीके का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, सेम वेजेस का रेट है, सेम इनपुट है। मतलब 10 केजी एक यूज करेगा तो दूसरा भी 10 केजी। मटेरियल ए है तो मटेरियल ए है, एक को 10 रुपए पर आवर मिलेगा तो दूसरे को भी 10 रुपए पर आवर मिलेगा। लेकिन की बात नहीं है, बोनस भी दोनों को सेम ही मिल रहा है इस क्वेश्चन में। तो बोनस इज पेड टू बोथ ऑफ देम एज पर रो वन प्लान, दोनों पे ही रो वन प्लान अप्लाई हो रहा है। द टाइम अलॉटेड टू द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स। सर टाइम अलाउड किया गया है 50 घंटे का। राम टेक्स 30 आवर्स एंड श्याम टेक्स 40 आवर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। राम ने 30 घंटे लिए और श्याम ने 40 घंटे लिए। इसका मतलब राम ने 20 आवर्स की सेविंग करी है,
जबकि शाम ने केवल और केवल 10 आवर्स की सेविंग दी है। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर राम इज 3100। इस बार ये आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है कि राम के लिए जब फैक्ट्री कॉस्ट निकाली गई 3100 आई, जबकि शाम के लिए ये 3280 कैलकुलेट होके आई, और फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट आपको कंसीडर करना है वो है 12 रुपए पर आवर। क्वेश्चन की इस बार 2 नहीं 3 रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल वेजेस का रेट बताना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज बतानी है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी, और इनपुट ऑफ मटेरियल भी बताना है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी बताना है। अगर मटेरियल की कॉस्ट 16 रुपए है तो 16 रुपए पर यूनिट है तो सर इसके लिए आपको फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई नहीं दे रहा, तो फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन होगी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम राम के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। अज्यूम कर लिया कि डायरेक्ट मटेरियल एम है और वेजेस का जो रेट पर आवर है वो आर है, क्योंकि मुझे फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल भी लिखना है और वेजेस का रेट भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन राम के लिए बनाई। सर 3100 है फैक्ट्री कॉस्ट, लिख दी। मटेरियल को एम से इंडिकेट कर दिया। डायरेक्ट वेजेस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा रो1 का, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू में रेट पर आवर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो सर 12 रुपए पर आवर है और मिस्टर राम ने 30 आवर्स की वर्किंग की, तो 12 इंटू 30। ये 3100 कॉपी किया, एम कॉपी किया। अब जो वेजेस का पार्ट था उसमें डेटा रखा। सर एक्चुअल आवर्स 30 आवर्स में काम किया, रेट पर आवर हम आर एज्यूम कर चुके हैं। टाइम सेव्ड हुआ था 20 क्योंकि 50 अलाउड था, टेकन था 30 इंटू में रेट पर आवर आर प्लस 12 इंटू 30 360। इसको जब सॉल्व किया तो सर ये ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकता, इसकी इक्वेशन बन जाएगी m प्लस 42r इज इक्वल टू 2740। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 पता चल जाएगी। m प्लस 42r इज इक्वल टू 2740 इक्वेशन नंबर 1 आ गई मिस्टर राम के लिए। सिमिलर तरीके से हमें मिस्टर श्याम के लिए इक्वेशन बनानी है। मिस्टर श्याम के लिए इक्वेशन बनानी है। मिस्टर श्याम के लिए इक्वेशन बनाएंगे सर, इस पे भी रो1 प्लान अप्लाई होता है। फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डेटा लिखो। सर फैक्ट्री कॉस्ट था 3280, मटेरियल एम है, फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें 12 रुपए पर आवर का रेट और टाइम कंज्यूम हुआ है 40, तो 12 इंटू 40। 3280 कॉपी किया, एम कॉपी किया और रोवान का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली वेजेस लिख दो। सर काम कितने घंटे किया? शाम ने 40 घंटे, रेट पर आवर आर, टाइम सेव 10 आवर्स, अलाउड 50, टेकन 40 इंटू आर प्लस 480। बस इससे आपको आपकी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी m प्लस 48r इज इक्वल टू 2800। सर अब दोनों इक्वेशन को एक साथ रख के लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी। आप जब इन दोनों इक्वेशन को रख के सॉल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2 आपको पता चलेगा r जो है दैट विल बी 10 पर आवर, जो कि क्वेश्चन की पहली डिमांड है। r आपका 10 पर आवर कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन चाहता है कि मटेरियल यूज निकालो। तो सर किसी भी एक इक्वेशन में जो सेकंड रिक्वायरमेंट है मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 या 2, दोनों में से किसी में भी r की वैल्यू रख के m एज ए मिसिंग फिगर या बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट करके दे दो। तो मटेरियल कॉस्ट की अगर बात करें तो मटेरियल कॉस्ट आपकी यहां पे 2320 कैलकुलेट होके आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट होके आ रही है एक बार दिखा दूं आपको। तो पहली इक्वेशन है, मान लो m प्लस 42r इज इक्वल टू 2740। तो सर m प्लस 42r तो पता चल गया अपने को। सर r जो है दैट इज 10 रुपी पर आवर इज इक्वल टू 2740। तो यहां से आपको आपका m पता चल जाता है 2740 माइनस में 420 दैट विल बी 2320। तो इस तरीके से आप इजीली अपना यहां पे मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो तो ज्यादा इजी है। क्वेश्चन ने कहा अगर एक यूनिट मटेरियल की 16 रुपए की है तो इनपुट बताओ कितना होगा। सर मेरी मटेरियल की कॉस्ट है 2320, अगर एक यूनिट मटेरियल की 16 रुपए की है तो 145 यूनिट्स विल बी द इनपुट ऑफ मटेरियल।
145 मिनट्स विल बी द इनपुट ऑफ मटेरियल। ये वर्किंग नोट में यहां पे टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम सेव्ड लिखा हुआ है, जो कि हमें पता है। इसके बाद ये जो इंप्लॉई कॉस्ट का टॉपिक है, इसके अंदर इंप्लॉई टर्नओवर का कॉन्सेप्ट भी आता है। सर इंप्लॉई टर्नओवर क्या होता है? इंप्लॉई टर्नओवर का मतलब यहां पे होता है चेंज से। तो इंप्लॉई टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन इंप्लॉइज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो इट इंडिकेट्स चेंजेस इन इंप्लॉइज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड व्हेन इंप्लॉई टर्नओवर इज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म में जब हम इसको इंडिकेट करते हैं तो हम इसको बोल देते हैं इंप्लॉई टर्नओवर रेट। और ये जो इंप्लॉई टर्नओवर रेट है, इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। तो सर इनको बोला जाता है मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। 3 मेथड है, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स मेथड। सेपरेशन की बात करूं तो इट इंडिकेट्स चेंज इन इंप्लॉइज ड्यू टू सेपरेशन। मतलब सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कितना नंबर ऑफ इंप्लॉइज अलग हुए हैं, भले ही वो खुद छोड़ के चले गए हो, भले ही हमने निकाल दिया हो, रिटायर हो गए हो, रिजाइन कर दिया हो, कोई भी रीजन हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हुए हैं वो सेपरेशन मेथड में कवर किए जाते हैं। तो सेपरेशन इंक्लूड्स वर्कर्स लेफ्ट, वर्कर डिस्चार्ज्ड, वर्कर रिजाइंड, रिटायर्ड, किसी भी वजह से क्यों ना अलग हुए हो, सेपरेट हुए हो, हमें कंसीडर करना है। और सेपरेशन मेथड में अगर आपको इंप्लॉई टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इंप्लॉइज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज इनटू 100। सर एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज कैसे निकाले? तो जैसे आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पे एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज निकालने हैं कि इंप्लॉइज बिगिनिंग में कितने थे, इंप्लॉइज एंड में कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपको आपका एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई करना है तो इट इंडिकेट्स चेंज इन इंप्लॉइज ड्यू टू रिप्लेसमेंट। सर रिप्लेसमेंट की वजह से, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सर जो वर्कर हमें छोड़ के गए थे या हमने जिनको निकाल दिया था उसकी जगह जो वर्कर आए हैं, दीज आर कॉल्ड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में अगर आपको इंप्लॉई टर्नओवर रेट निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरीके से जो फ्लक्स मेथड है वो टोटल चेंज को इंडिकेट करता है। तो इट इंडिकेट्स टोटल चेंज इन इंप्लॉइज, चाहे वो रिप्लेसमेंट की वजह से हो, चाहे वो सेपरेशन की वजह से हो, चाहे वो बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से हो। तो इंप्लॉई टर्नओवर रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज इसमें सेपरेटेड भी आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिप्लेस्ड भी आ जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिक्रूटेड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन भी आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय तो वही एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर कई बार आपको फॉर्मूला फ्लक्स मेथड का देखने को मिलता है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस लिखा हुआ होता है। तो ये नंबर ऑफ एक्सेशन कुछ नहीं है, जो नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिप्लेस्ड और नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिक्रूटेड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन होता है, इन दोनों का जो एडिशन है दैट इज नॉन एज एक्सेशंस। तो एक्सेशंस के अंदर टोटल जो इंप्लॉइज आपने रिक्रूट किए वो आते हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट की वजह से हो, चाहे वो बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से हो। तो सर नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिक्रूटेड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेशंस होते हैं। तो फ्लक्स मेथड का आप शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ इंप्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये 3 मेथड्स है इंप्लॉई टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के। तो इस पे एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सर 5 नंबर के आसपास इस क्वेश्चन की वेटेज हो सकती है। एक एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड टू यू फाइंड आउट लेबर टर्नओवर रेट। अपने को लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करके देना है बाय अप्लाइंग फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड, तीनों मेथड के अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल एट द बिगिनिंग 500 है, एट द एंड 600 है, तो आपका एवरेज जो है वो 550 आ गया, दैट इज 500 प्लस 600 डिवाइड बाय 2। ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट, 5 तो छोड़ के चले गए, 20% वर डिस्चार्ज, 20 को हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो 5 प्लस 20 25 सेपरेट हो गए।
एंड 75 वर्कर्स वर रिक्रूटेड। आपने 75 रिक्रूट किए, लेकिन इनमें से 10 वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। लेकिन इन 75 में से 10 उनकी जगह रिक्रूट किए गए जो हमें छोड़ के गए थे। तो इसका मतलब 10 तो रिप्लेसमेंट में कवर होगा, और बाकी जो 65 है वो कहां से आए? कहते हैं व्हाइल द रेस्ट वर एंगेज्ड फॉर एन एक्सपेंशन स्कीम। बाकी जो 65 वर्कर्स है वो ड्यू टू बिजनेस एक्सपेंशन हमने हायर किए। तो सर ठीक है, अगर आपको फ्लक्स मेथड अप्लाई करना है तो उसमें सेपरेशन भी आएगा 5 + 20 25, उसमें रिप्लेसमेंट भी आएगा 10 का, उसमें बिजनेस एक्सपेंशन भी आएगा दैट इज 65 का। तो एम्प्लॉई टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्रूटेड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। सर सेपरेट कितने हुए? 5 + 20 25। वैकेंसीज की जगह फुलफिल कितने हुए? 10, दैट इज रिप्लेसमेंट 10 एंड 75 टोटल थे, उसमें से 10 रिप्लेसमेंट है, तो 65 इज ड्यू टू बिजनेस एक्सपेंशन। तो 65 इज ड्यू टू बिजनेस एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके 550 इंटू 100, इट विल बी 18.18%। अगर केवल रिप्लेसमेंट निकालना है तो 10 अपॉन में 550 हो जाएगा, 10 अपॉन में 550 हो जाएगा। ये एवरेज की कैलकुलेशन दिखाई हुई है, आपको एग्जाम में एज ए वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी। 10 अपॉन में 550 हो जाएगा, और अगर सेपरेशन मेथड अप्लाई करना है तो 5 + 20 25 अपॉन में 550 हो जाएगा, 25 अपॉन में 550 इंटू 100 हो जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन है, फॉर्मूलाज अपने को पता होने चाहिए, हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है, ये जो एम्प्लॉय चेंज होते हैं, देखो एम्प्लॉय का बार बार चेंज होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब एम्प्लॉय जाता है तो उसको सेटलमेंट वगैरह करके पेमेंट करना पड़ता है। जो नया एम्प्लॉय आता है उसको ट्रेनिंग वगैरह देकर खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। तो हम यहां पे ये भी कैलकुलेट करते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान हुआ, कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, कितना वो प्रॉफिट कमा सकते थे जो नहीं कमा पाए ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर। तो सर दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, कि एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से क्या कॉस्ट इनकर हुई, या फिर इसको बोला जाता है प्रॉफिट फॉरगोन, कि हम प्रॉफिट कितना नुकसान खा गए। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता था लेकिन 4 लाख का ही हुआ, मतलब 6 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे फॉरगोन करना पड़ा ना। इसको प्रॉफिट लॉस्ट भी बोला जाता है। सर वही बात, 10 लाख कमा सकता था, 4 लाख ही कमाई, इसका मतलब 6 लाख रुपए का प्रॉफिट जो मैं कमा सकता था वो लॉस कर दिया, मैंने लूज कर दिया, लॉस कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर क्वेश्चन पूछे, प्रॉफिट फॉरगोन पूछे, चाहे प्रॉफिट लॉस पूछे, एक ही बात है, कैलकुलेशन अपने को सेम करके देनी है। सर नॉर्मली हम जब एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करते हैं तो क्या क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है? तो इसमें सेटलमेंट कॉस्ट आती है ओल्ड एम्प्लॉइज की। सर पुराना एम्प्लॉय जाएगा, उसका जो भी बचा खुचा पेमेंट है सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा नया एम्प्लॉय जो है उसको सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू वगैरह लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, उसमें खर्चा लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लो आज एक वर्कर छोड़ के चला गया और 4 दिन लगे वैकेंसी को फुलफिल करने में, तो उस 4 दिन में जो प्रोडक्शन हो सकता था, उस प्रोडक्शन को बेचकर जो प्रॉफिट कमाया जा सकता था वो नहीं कमा पाए, दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू डिले इन फिलिंग वैकेंसी। सिमिलरली जो नया वर्कर आएगा, अगर मैं कहता हूं पुराना वर्कर 1 घंटे में 10 यूनिट बना के देता, तो पुराना 1 घंटे में 10 यूनिट स्टार्टिंग से थोड़ा ना बना देगा। तो कहीं ना कहीं मान लो वो 6 यूनिट ही बना के देता है, तो 4 यूनिट जो और बन सकती थी वो नहीं बनी, उसका नुकसान हो गया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, नए एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से भी आपको कुछ नुकसान होते हैं। तो सर ये कुछ कॉस्ट है, लाइक सेटलमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, या कहूं तो फिलिंग वैकेंसी में डिले करने की वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होना, या प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होना, ये सारे के सारे हमारे नुकसान है। किस वजह से? एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से। तो ये सारे के सारे कवर किए जाते हैं इन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। तो जब कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम में। सर जो जो आपके ये कॉस्ट है वो सारे जस्ट ऐड करने हैं आपको। सेटलमेंट कॉस्ट हो गया, रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन जो कमा सकते थे नहीं कमा पाए, दैट इज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया।
इसमें आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की भी जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का सिंपल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, जो कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग में देखते भी हो। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और अपने को किस तरीके से उसको हैंडल करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर की कॉस्ट को लेकर। ज्योति लिमिटेड वांट्स टू एसर्टेन द प्रॉफिट लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। एक कंपनी है ज्योति लिमिटेड जो 17-18 के लिए ये जानना चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से उनको कितना नुकसान हो रहा है। फॉर दिस पर्पज इट हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। नए जो रिक्रूट्स हैं उनको 50,000 घंटे की ट्रेनिंग दी हमने। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस्ड वर्कर। लेकिन एक्सपीरियंस्ड वर्कर के कंपैरिजन में इनकी प्रोडक्टिविटी केवल 60% है। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। देखो सिंपल सी बात है, 50,000 घंटे हैं। अगर एक्सपीरियंस्ड वर्कर काम करता तो 10 घंटे में एक यूनिट बनाता, तो 50,000 आवर में 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देते। लेकिन इन्होंने केवल 60% ही प्रोडक्शन किया, मतलब 3,000 यूनिट। 5,000 यूनिट बन सकती थी, 3,000 ही बनी, सर 2,000 यूनिट का नुकसान हो गया। तो सबसे पहले प्रोडक्शन लॉस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ये है कि 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन 3,000 यूनिट्स ही बनी, तो 2,000 यूनिट का नुकसान हो गया। 2,000 यूनिट का तो ये नुकसान हो गया। सेकेंड पॉइंट कहता है 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। आपने आउटपुट बनाया 3,000 था, तो उसका 20% मतलब 600 यूनिट डिफेक्टिव बनी। 600 यूनिट आपकी डिफेक्टिव बनी, 600 यूनिट आपकी डिफेक्टिव बनी, और हमने उसको क्या किया, रेक्टिफाई कर लिया, सही कर लिया 25 रुपए पर यूनिट लगाकर। तो ठीक है सर, 600 इंटू 25, 15,000 रुपए आपकी डिफेक्टिव वो रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट आ जाएगी। 15,000 रुपए आपकी रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल मैं बात करूं 600 इंटू 25 करके। इसके अलावा पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख आवर। आपने रिक्रूटमेंट में डिले किया जिसकी वजह से 1 लाख घंटे का नुकसान हो गया। सर अगर 1 लाख घंटे ये यूज हो जाते और 10 घंटे में एक यूनिट बनती तो 10,000 यूनिट बन जाती। तो 2,000 यूनिट का तो मेरे को ये नुकसान हो गया था, और 10,000 यूनिट का ये नुकसान हो गया। 12,000 यूनिट का मुझे टोटलिटी में नुकसान हो गया, जो मैं बना सकता था, नहीं बना पाया लेबर टर्नओवर की वजह से, एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से। सेलिंग प्राइस जो है वो 180 था और पीवी रेशियो 20% था। तो सर 180 का 20%, इसका मतलब 36 एक यूनिट पे आप कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे। तो सिंपल सी बात है, एक यूनिट पे मैं 36 रुपए 36 कमा सकता था। 2 और 10 12,000 यूनिट का मुझे नुकसान हो गया। तो 12,000 इंटू 36, 12,000 इंटू 36, ये मुझे कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो गया लेबर टर्नओवर की वजह से, लेबर टर्नओवर की वजह से। इसके अलावा सेटलमेंट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी 183 480 एज इट इज कॉपी पेस्ट। रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ी 156 340 कॉपी पेस्ट। सिमिलरली ट्रेनिंग कॉस्ट 113 180 कॉपी पेस्ट। सर बस क्वेश्चन ने जानना चाहा कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर ड्यूरिंग द 17-18। सबको ऐड कर दोगे आपको आपका आंसर पता चल जाएगा 9 लाख। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लक आपका 5 नंबर में भी आएगा तो यही है, 7 में आएगा तो भी यही देखने को मिल सकता है, 8 में भी यही, तो 10 में भी यही। तो 5 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 का भी आ सकता है तो 10 का भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक लास्ट एग्जांपल, एक लास्ट क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको, जिसमें हम बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन हमसे इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर पूछ लेता है, तो सर इसका क्या मतलब है, वो हम यहां पे इस क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ ए न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। नंबर ऑफ वर्कर आपने रिप्लेस किए ड्यूरिंग द पीरियड 50। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज मतलब सेपरेट हो गए 25, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है 500। क्वेश्चन है कंप्यूट द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यूजिंग सेपरेशन और फ्लक्स मेथड। सर सेपरेशन में 25 डिवाइड बाई 500 हो जाएगा, 5% आ जाएगा, सिंपल। और फ्लक्स मेथड की मैं बात करूं
तो सर फ्लक्स मेथड में दोनों कवर हो जाते हैं, तो 50 प्लस 25 75 डिवाइड बाई 500 हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 500 हो जाएगा, ये 15% आ जाएगा। पहली डिमांड तो क्वेश्चन की इतनी है। सेकंड डिमांड क्या है जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल करवा रहा हूं, सर इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैलकुलेट करके दो फॉर वन अबव गिवन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 31 जनवरी 2021। तो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर में ज्यादा कुछ नहीं होता। अब 31 जनवरी को इन्होंने सेटअप किया है, देखना 31 जनवरी को सेटअप किया और 31 मार्च को ये क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। तो सिंपल करना क्या है सर, ये 5% का जो रेट है, ये 5% का जो रेट है ये कितने दिनों के लिए है? तो सिंपल सी बात ये है कि सर 31 जनवरी को आपने सेटअप किया था, 31 जनवरी छोड़ दो, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन। सर फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन, मतलब ये 5% जो टर्नओवर है ये है 31 प्लस 28 59 डेज का। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है आपको एनुअल रेट निकाल के देना होता है, तो सिंपली 365 से मल्टीप्लाई कर लो 30.93। सिमिलरली सर फ्लक्स मेथड के अकॉर्डिंगली 15% था, ये 15% है 59 डेज का, तो 365 डेज के लिए इट शुड बी 92.8%। तो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इज नथिंग, सर आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना है, बस उसको इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बोला जाता है। तो ये था हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर का चैप्टर, जिसका हमने यहां पे फुल फ्लेज एक रिवीजन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, एजुकेशन शेयर करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपके दोस्तों को कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है। अगर आपको ये जो नोट्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, पीपीटी जो देखने को मिल रही है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप सिंपल एक व्हाट्सएप कर दीजिए, सर मुझे एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर का रिवीजन का पीडीएफ दे दीजिए। स्पेसिफिकली उसमें रिवीजन जरूर मेंशन कर देना और एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर का नाम जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर कॉस्टिंग का पीडीएफ दे दो। कॉस्टिंग का पीडीएफ मुझे नहीं समझ में आता कि कॉस्टिंग के पीडीएफ में आप कौन सा चैप्टर की डिमांड कर रहे हो। हमारे सारे के सारे चैप्टर का कंबाइंड नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर्स के पीडीएफ हमने बनाए हुए हैं। तो आप चैप्टर का नाम लिखोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको अलॉट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। सारे के सारे चैप्टर का भेज दीजिए, ऐसा भी मत बोलिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आप जैसे जैसे रिवीजन करते जा रहे हो वैसे वैसे डिमांड करते जाइए, तो हमें भी आपको सेंड करना थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम चैनल के थ्रू। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ टेस्ट बाकी हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर आवर ऑफर्स जो हमारे चलते हैं उसके लिए, क्योंकि उस पर आपको जो भी हमारे ऑफर्स आते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।